Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने मैथ्स चैनल एनपी मैथ्स सब पे। आज अपना जो टॉपिक है वो क्लास 10th का आरबीएससी का चैप्टर नंबर 4 दो चरों में रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अपने सेक्शन डी का जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो यहीं से आता है। स्टार्ट करते हैं अपना। पहले इस टर्म्स को समझते हैं कि दो चरों में रेखिक समीकरण होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम चर, जिसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। चर या वेरिएबल ये जो होते हैं अपन जिनको x और y में डिनोट करते हैं, x, y, p, q, r कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रहे कि ये जो लेटर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, कैपिटल नहीं होंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल, जिनको हम हिंदी में कहते हैं चर, यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनका मान परिवर्तित होता है। जैसे आपने कहा x = 5, x = 3, x = 0, p = -2, यानी कि x, y, z, p, q इनकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। उनकी मान वेराइज करते हैं, चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इनका नाम रखा हमने चर। और उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट आपको पता ही है, अचर जिसे बोलते हैं उसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं या इनवेरिएबल भी कहते हैं। इनवेरिएबल यानी कि जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जिसमें हमेशा क्या होते हैं, अपने जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, ये कहलाते हैं अचर, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए, तो आपके ये क्लियर हो गया चर। अब ये चर यहां पे कितने होंगे? दो होंगे, यानी कि x के साथ y भी हो सकता है, p के साथ q भी हो सकता है। दो चर होंगे। अब दो चर के बाद आता है रेखिक समीकरण, यानी आपको पता होना चाहिए कि समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और उनमें से रेखिक समीकरण क्या होती है। तो देखिए, उसके बाद बात करते हैं अपन रेखिक समीकरण की। देखिए, समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। जैसे अपनी तुला होती है वजन तोलने के लिए, तो क्या होते हैं, उसके दो पक्ष होते हैं, ये पहला और ये दूसरा, और दोनों पक्ष जब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, यानी बीच में क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2x + 5 = 10, तो ये जो मिला है इसको हम एक समीकरण का नाम देंगे। ठीक है, क्यों? इसके पास दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में साइन कैसा है? इक्वल का। तो ये कहलाती है समीकरण। अब समीकरण, ये भी तो एक समीकरण, देखिए x² + 2x + 1 = 0, ये भी क्या एक समीकरण ही है। लेकिन ये जो समीकरण है कैसी है? द्विघात है, द्विघात समीकरण। क्यों है? क्योंकि जो चर है, जो अपना वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2 है तो उसे कहते हैं द्विघात। अधिकतम घात 3 हो गई तो त्रिघात कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अगर अधिकतम घात 4 हो गई तो उसे चतुर्घातीय समीकरण कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या चतुर्घात है, उस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है। हमारे पास जब भी रेखिक की बात होगी तो यहां पे घात कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये कहलाती है रेखिक समीकरण। लेकिन ये रेखिक समीकरण देखिए, इसमें वेरिएबल जो है, हमारा चर है, वो सिर्फ x ही है। इसका मतलब हमारा जो रेखिक समीकरण है वो कितने पदों में है? एक चर में है। लेकिन अपने इस चैप्टर में कौन है? दो चरों में रेखिक समीकरण। तो यहां हम लिख सकते हैं दो चरों में रेखिक समीकरण की अगर बात करूं तो उसका उदाहरण हो सकता है 2x + 3y = 10। अब चेक कीजिए आप, क्या आपके पास दो चर है? बिल्कुल है। क्या चर की अधिकतम घात 1 है तो वो रेखिक होगा? बिल्कुल होगा। और क्योंकि यहां इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये समीकरण है, तो इसको हम कह सकते हैं दो चरों में रेखिक समीकरण। दो चरों में रेखिक समीकरण को हम ज्यामितीय विधि से किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उनके मान कैसे निकालते हैं, इन वेरिएबल्स के, x के और y के, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक। इनको भी आप साथ साथ में रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में जहां भी लिखते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
चलिए आगे बात करते हैं अपन कि ये जो दो चरों में रैखिक समीकरण, एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। अब ये इसमें जो 2 है वो क्या है? x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x 2, y का गुणांक वो हो जाएगा 3, कोफिशिएंट ऑफ y, और अचर पद ये है आपका 5। उसके बाद देखिए अपन इस अपनी दो चरों में जो रैखिक समीकरण है इसका जो मानक रूप होता है इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, इसको हम ax + by + c = 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां a क्या होता है? a होता है आपका x का गुणांक, b क्या होता है? y का गुणांक, और c क्या होता है? अचर पद। ठीक है, ये है आपका मानक रूप। अब ध्यान दे भाई, ये जो हमारे पास a, b और c है ये क्या है? गुणांक है। इन गुणांकों की अगर हम तुलना करें किसी दूसरी समीकरण के साथ, हमारे पास क्योंकि समीकरण कितनी है? दो चरों में रैखिक समीकरण। अब समीकरण का हम युग्म लेने वाले हैं, यानी हमारे पास समीकरण कितनी होगी? 2 होगी। तो दोनों समीकरण में जो है आपका a, b, c जो होते हैं, x, y और अचर पद के गुणांक, वो पहली समीकरण के भी होंगे, दूसरे के भी होंगे। उन दोनों की हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, अनुपात निकालेंगे। किसके साथ? गुणांकों का। और फिर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो देखिए, अब अपन डिस्कस करेंगे कि गुणांकों के अनुपात का अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब बात करेंगे अपन समीकरण युग्म। युग्म का मतलब हमारे पास समीकरण कितनी होगी? 2 होगी। दोनों ही समीकरण जो है वो ax + by = c, ax + by = c के रूप में है, यानी कि हमारा कौन सा रूप? मानक रूप, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब अपन इनके गुणांकों की तुलना करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई, यहां इसका पहला समीकरण का जो a1 है वो है आपका 2, और इसका कितना आपका a2 वो है 5, यानी हम कह सकते हैं कि गुणांकों का जो अनुपात है वो है 2/5। b1/b2 की बात करें तो ये आपको मिलेगा 3/-2, क्योंकि b1 क्या होता है? b होता है y का गुणांक। अब मैंने 1 कहा है, इसका मतलब पहली समीकरण का b, 2 कहा है मतलब दूसरे समीकरण का b। c1/c2 को ले लो आप, तो ये मिलेगा आपको 13/4। तो ये ले लिया अपन ने गुणांकों का अनुपात। अब आप चेक करो, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो जो रेखाओं की प्रकृति होती है वो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदी रेखाओं हैं उनका जो हल होता है वो एक हल होता है, उसे कहते हैं अद्वितीय हल। और किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का अगर हल निकल जाता है तो वो जो निकाय कहलाता है वो कौन सा निकाय कहलाता है? संगत निकाय, कंसिस्टेंट हल, ये कहलाता है। तो ये अपना पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए कि हमारे पास इस प्रकार की कोई समीकरण दे रखी है। सबसे पहले आपने इनके अनुपातों का डिस्कशन किया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, देखने से आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन देखिए आप, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग ये कितनी बार गया? 3 बार, 2/3। यहां पर देखिए आप 5 का भाग कितनी बार गया? सॉरी, 2 का भाग 5 बार जाएगा, यहां पे 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, a1/a2 और b1/a2, a1/a2 और b1/b2। ये तो देखिए आपको दोनों सेम मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना? अलग कौन है? नॉट इक्वल टू c1/c2, परंतु ये तीसरा अलग है। ऐसा जब होता है तो वो जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें। समांतर रेखाओं का मतलब है कि वो एक दूसरे से समान दूरी पर रहे, जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो सदैव क्या बनी रहे? समान बनी रहे। तो बताइए, ये क्या एक दूसरे को कभी कट करेगी?
नहीं करेगी तो उनके बीजीय हल हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, और हमारा जो निकाय है वो हो जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं अपन, देखिए ये दो और समीकरण का एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से देखना। a1 अपॉन a2 कितना आया, 4/2। b1 अपॉन b2 कितना आया, 6/2, सॉरी यहाँ पे आपके 3 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 कितना आया, 18/9। लेकिन देखिए 2 का भाग 4 में आपके 2 बार गया, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, ये भी कट हो गए। 9 का भाग 18 में 2 बार, 9 का भाग 9 में, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये जब तीनों आ जाते हैं तो ये जो रेखाएं होती है वो कहलाती है संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब है कि वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कि वो एक ही रेखा है, यानी कि प्रत्येक एक रेखा के प्रत्येक बिंदु है वो दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं, टच करते हैं, तो ये रेखाएं कौन सी हो गई, संपाती रेखाएं होगी। केवल उनका रूप चेंज है, लाइन एक ही है। तो संपाती रेखाएं हैं तो उनके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, और हमारा जो निकाय है वो कैसा हो जाएगा, संगत या कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छे से इसको पॉज करके सारणी को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वो आपको पूछेगा, आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि k के किस मान के लिए दोनों समीकरण, अब किसी एक संख्या को हम हटा करके, मान लीजिए 3 की जगह मैंने क्या डाल दिया, k डाल दिया। अब आपको मैंने कहा k के किस मान के लिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तब आपको याद होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये अपने पास रूल होता है, गुणांकों का अनुपात क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपसे कह दिया जाए कि इन k के किस मान के लिए दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब वो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन